दोस्तों, हालिया दिनों में दरियाए सिंध के ऊपर एक अमेंडमेंट तजवीज़ की गई है, जिसके तहत इरसा एक्ट द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी 1992 के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की जाएंगी। फैक्चुअली अगर देखा जाए तो इन तब्दीलियों का रंग कुछ इस तरह जाहिर होगा। द ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, जिसके तहत दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकाले जाएंगे। देखा जाए तो उन कैनाल्स का बुनियादी मकसद पंजाब के चोलिस्तान के थल डेजर्ट का ज़्यादातर हिस्सा और सिंध के थर डेजर्ट का कुछ तरह हिस्सा आबाद करना होगा। दोस्तों, सिंध और बलूचिस्तान की असेंबली ने इस तरमीम की सख्त मुखालफत की है और साथ ही साथ सिंध की सिविल सोसाइटी और कई लेफ्टिस्ट सियासी जमातों ने इस तरमीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। यहाँ पर कुछ बुनियादी सवाल जहन में घूमते हैं कि इस तरमीम के थ्रू इरसा एक्ट में कौन सी लीगल चेंजेस लाई जाएंगी और इस तरमीम के पीछे कौन से पोशीदा मकासद हैं और इस तरमीम का मुख्तलिफ खित्तों पे क्या असर पड़ेगा। उसके साथ साथ दरियाए सिंध की तारीखी तौर पर क्या अहमियत रही है और ये सिंध के लोगों के लिए इतना सेंसिटिव मसला क्यों है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस मसले को समझने के लिए ये लाजिम है कि हम दरियाए सिंध की तारीखी हैसियत से वाकिफ हों। हिमालय के इलाके सिंगी खबान से सिंध के इलाके कराची तक बहने वाला ये दरिया मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। जब ये दरिया हिमालय के पहाड़ी इलाकों से निकलता है तो इसके फ्लो और इसके मैग्नीट्यूड की वजह से इस दरिया को गेमतस कहा जाता है, जिसका मतलब है द ग्रेटेस्ट फ्लड। साथ ही साथ इसको सोफो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है द मेल रिवर। आगे जाके जब ये दरिया KPK और अफगानिस्तान के इलाकों से गुजरता है तो इस दरिया को नीलाब कहा जाता है, जिसका मतलब है नीले पानी वाला दरिया। आगे चल के सवात के इलाकों से गुजरते हुए इस दरिया को द लॉयन रिवर कहा जाता है। और जब ये दरिया माजी में सिंध के मैदानी इलाकों में पहुंचता था तब इस दरिया के फ्लो जो है वो अपनी मर्जी से ये बनाता था, इसका कोई भी यूनिवर्सल और पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता था। ये डेल्टा तक पहुंचते हुए अपना रास्ता खुद बनाता था। तो इसी वजह से सिंध के लोग इसे सिंधी के टर्म बुराली यानी कि इसे समंदर बुलाते थे, जो कि अब अबासीन और सिंधु के रिवर से जाना जाता है। और अबासीन का मतलब है द फादर ऑफ रिवर्स। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये सारा रीजन, जिसको मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, ये सिंधु माथरी कहलाता था। वेदों में इस दरिया का जिक्र मिलता है और 30,000 साल पुराने अश्लोक इस नदी की अहमियत बताते हैं। संस्कृत के साधु सिंधु दरिया को नाकाबिले तस्खीर दरिया मानते हैं। आज भी हिंदू मत के लोगों में दरियाए सिंध को मुकद्दस अहमियत हासिल है। हर गुरु पूर्णिमा पे दरियाए सिंध के किनारे सिंधु दर्शन फेस्टिवल के नाम से एक सालियाना फेस्टिवल मनाया जाता है। गौतम बुद्धा त्याग के बाद सिंधु किनारे जाके बसते हैं। गुरु नानक पर हकीकत के राज सिंधु दरिया में स्नान करते हुए जाहिर हुए। यूनानी बादशाह और अफगानी सुल्तान भी सिंधु के किनारों की फतह हासिल करना चाहते थे। इस बात से जाहिर होता है कि माजी में सिंधु माथरी तहजीबी, मुआशी, सकाफती लिहाज से बहुत अहमियत रखती थी। सिकंदर आजम के दौर के तारीख दानों ने सिंधु का जिक्र किया है। इस नदी के किनारे बहुत सारे मज़ाहिब ने, जैसे कि हिंदू मत, सिख मत, बुद्ध मत और कई तहजीबों ने जन्म लिया। किले तामीर हुए और लोकगीत भी लिखे गए। दोस्तों, बरतानिया के एक तारीखदान एलाइस अल्बेनिया ने दरियाए सिंध के ऊपर एक तफसीली किताब भी लिखी है, जो कि द एम्पायर ऑफ इंडस के नाम से जानी जाती है। इस किताब में राइटर सिंधु के सफ़र के दौरान किए गए हुए मुताले और अशलोकों के मुताले को कंपेयर करते हुए बहुत ही हसासियत के साथ ये राय रखती है कि सिंधु की तारीखी अहमियत वक्तन ब वक्तन घटती जा रही है। किताब में हमें ये मालूमात मिलती है कि बरतानवी दौरे हुकूमत में जबकि सिंध में टालपुर हुकूमत थी, उन दिनों में सिंध में मैदानी इलाकों में एम्बैंकमेंट के थ्रू दरिया को एक पर्टिकुलर रुख दिया गया, जिसकी वजह से डेल्टा वाले खित्ते पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा। और आज भी वही किया जा रहा है कि एक्स्ट्रा कैनाल्स निकाले जा रहे हैं और उसकी सूरत में जो मुकम्मल असर पड़ेगा वो डेल्टा वाले खित्ते पर पड़ेगा। साथ बैराज तामीर किए गए, जैसा कि सखर बैराज 1932 में तामीर हुआ। इस लिहाज से ये जाहिर होता है कि बरतानी सरकार का तवज्जो का जो मरकज़ था वो सिंध का नार्दर्न हिस्सा था और पूरा पंजाब था, जिसके एग्रीकल्चर से वो फ़ायदा उठाना चाहते थे। इसका नतीजा ये निकला कि इंडस डेल्टा के लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा और वो आज भी उसी नुकसान से गुजर रहे हैं और उनकी कंडीशन से जो मुख्तलिफ कहते हैं वो टोटली गैर वाकिफ़ है। अब आते हैं पार्टीशन के बाद
फौजी हुकूमत के दौरान दरियाए सिंध के ऊपर डैम्स तैयार किए गए, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं तरबेला डैम की, जो केपीके के हरिपुर डिस्ट्रिक्ट में साल 1976 में तामीर किया गया। इस डैम की टोटल वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी 1,16,20,000 एकड़ फीट है और एक्टिव कैपेसिटी 96,79,000 एकड़ फीट है। बात करेंगे दासू डैम की, जो कि केपीके के इलाके कोहिस्तान में तामीर किया जा रहा है, जिसकी इनाग्रेशन 2026 में की जाएगी और इस पर अप्रोक्सीमेटली 4.278 बिलियन रुपीस का खर्चा होगा। इस डैम की वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी 11,40,000 एकड़ फीट है। दोस्तों, अब आप इन डैम्स की कैपेसिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह दरिया सिंध का पानी पहले ही रोका जा रहा है और दूसरे खित्तों तक पहुंचाया जा रहा है। अब आगे निकलने वाले जो 6 किनार्स होंगे वो किस तरह दरिया सिंध के फ्लो पर असरअंदाज होंगे और किस तरह दरिया सिंध के लोअर जो इलाके हैं वो इससे मुतासर होंगे, वो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। उसके साथ साथ दियामिर पाशा डैम, जो इंडियन टेरिटरी में कंस्ट्रक्ट किया गया है, और उसके अलावा कालाबाग डैम, जो पहले ही कॉज ऑफ कंटेंशन रह चुका है फेडरेशन और प्रोविंसेस के बीच। हालिया अमेंडमेंट एक और नया मसला बन के उभरी है। इसको समझने के लिए पहले हमें इरसा एक्ट समझना पड़ेगा। जहाँ तक बात इरसा एक्ट की है, तो ये एक्ट 6 दिसंबर 1992 को इनेक्ट किया गया इन द रिजल्ट ऑफ वाटर अपॉर्चुनिटमेंट अकार्ड 1991। बुनियादी तौर पे 7 चैप्टर और 22 सेक्शन पर मुश्तमिल है। एक्ट के तहत एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको हम इरसा, द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। अथॉरिटी का बुनियादी मकसद वाटर अकार्ड के मुताबिक सूबों के दरमियान पानी की तकसीम करना है। इस एक्ट के मुताबिक अथॉरिटी के 5 मेंबर होंगे, जिनमें से 4 सूबों के मेंबर होंगे और 1 वफाक से होगा। अब जहाँ तक मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की बात है, तो हर मेंबर हाई रैंकिंग इंजीनियर इन इरिगेशन और रिलेटेड इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखता होगा। इरसा एक्ट 1992 के मुताबिक पहला चेयरमैन बलोचिस्तान से होगा और उसके बाद केपीके, पंजाब, सिंध और फेडरेशन उस चेन को पीरियडिकली फॉलो करेंगे 1 साल की मुद्दत के लिए। इससे अथॉरिटी का तवाज़ुन सूबों और वफाक के दरमियान बरकरार रहेगा। और जहां तक टेन्योर की बात है, तो चेयरमैन 1 साल के लिए और मेंबर्स 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। अथॉरिटी के पास यह इख्तियार होगा कि वो सूबों के दरमियान सरफेस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करे वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक। साथ साथ रिवर और रिजर्वर ऑपरेशन को रिव्यू और स्पेसिफाई करना, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटीज की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करना, केनाल विथड्रॉ इंडेंट्स को रिव्यू और कंपाइल करना, और रिवर और रिजर्वर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सूबों के दरमियान अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस करना। इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अब अगर अथॉरिटी कोई फैसला करती है और उस फैसले से कोई सूबा मुतासर होता है, तो वो CCI यानी कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ रुजू करेगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 153 के मुताबिक इस्टेब्लिश की गई है। इस पर्पज़ के लिए CCI सोल अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी के लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाएगी, जिसका हेड अथॉरिटी का चेयरमैन खुद होगा, जो कि अथॉरिटी को टेक्निकल असिस्टेंस और एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेगी। इसका मकसद अथॉरिटी के मुख्तलिफ कामों में टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। दोस्तों, इरसा एक्ट 1992 में ये कोई पहली अमेंडमेंट नहीं है। इससे पहले साल 1998 में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नंबर 8 के थ्रू एक अमेंडमेंट की गई, जिसमें एक्ट के सेक्शन 456 को ओमिट किया गया और एडवाइजरी कमेटी में कुछ चेंजेस की गई। बाद में उसी साल नेशनल असेंबली के सेशन में आते ही इस अमेंडमेंट को विथड्रॉ किया गया। दोस्तों, साल 2000 में एक और अमेंडमेंट के थ्रू अथॉरिटी का हेडक्वार्टर लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं करंट प्रपोज्ड अमेंडमेंट की कि उसमें क्या चेंजेस प्रपोज की गई है। दोस्तों, इस अमेंडमेंट के थ्रू पीरियडिकल रोटेशन ऑफ चेयरमैनशिप, जो कि वफाक और सूबों के दरमियान थी ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे अथॉरिटी का, उसको ख़त्म करके वफाक के हाथों में दिया जाएगा। अब यहाँ पर चेयरमैन BPS 21 का रिटायर्ड या ऑन सर्विस अफसर होगा, जिसकी मुद्दत 4 साल होगी। यहाँ पर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अथॉरिटी का जो चेयरमैन होगा वो या तो कोई ब्यूरोक्रेट होगा या मिलिट्री ऑफिसर होगा। अथॉरिटी के बाकी मेंबर चीफ मिनिस्टर के थ्रू सूबों से नॉमिनेट किए जाएंगे। उन सूबाई मेंबर की मुद्दत 3 साल होगी। अब यहाँ पे अथॉरिटी का वाइस चेयरमैन सूबों से 1 साल की मुद्दत के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। अब इस अमेंडमेंट के इन्फोर्स होने के फ़ौरन बाद सबसे पहला वाइस चेयरमैन बलोचिस्तान से होगा, उसके बाद बाकी सूबे KPK, पंजाब, सिंध इस चेन को पीरियडिकली फॉलो करेंगे। इसके अलावा एडवाइजरी कमेटी के अंडर एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी,
इस कमेटी का बुनियादी मकसद साइंटिफिक एंड टेक्निकल बुनियादों पर पानी के लिहाज से मसलों का हल ढूंढना होगा। अथॉरिटी के पास यह राइट होगा कि वो वाटर अकाउंटिंग पर्पस के लिए किसी भी लोकेशन या इंस्टॉलेशन का इंतखाब कर सकती है। अथॉरिटी के चेयरमैन के पास ये इख्तियार होगा कि वो फेडरल गवर्नमेंट से किसी भी किस्म की मदद ले सके जो आर्म्ड फोर्सेस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सूरत में हो सकती है। जनरली अब अगर देखा जाए तो इस अमेंडमेंट के थ्रू अथॉरिटी का मुकम्मल कंट्रोल फेडरेशन के पास चला जाएगा। उसके नतीजे में सूबों के दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर अकॉर्ड के मुताबिक नहीं की जा सकेगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस अमेंडमेंट के ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को देखें तो बेसिकली ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है खुद में एक कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत फेडरेशन एक खित्ते को मुकम्मल तौर पे इग्नोर करके दूसरे खित्ते को इरिगेट करने की अनराइटफुल कोशिश कर रहा है। और वो खित्ता जो कि साउदर्न पंजाब का हिस्सा है, जिसे सहराए चोलिस्तान, रूही और थल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। मौजूदा अमेंडमेंट के थ्रू 6 कैनाल्स की मंजूरी दी जाएगी जो कि दरियाए सिंध से निकाले जाएंगे। उनमें चश्मा राइट बैंक कैनाल, कच्ची कैनाल, रैनी कैनाल, द ग्रेटर थल कैनाल, चोलिस्तान कैनाल और थर कैनाल शामिल होंगे। इन कैनाल्स के थ्रू जो मैक्सिमम पानी है वो चोलिस्तान के रीजन को दिया जाएगा, जो कि 25,800 स्क्वायर किलोमीटर की एराजी पर मुश्तमिल है। अब यहाँ पे देखा जाए तो फेडरेशन जो कि पहले ही मुआशी बहरान का शिकार है, वो इस प्रोजेक्ट को लेके 200 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब यहाँ पे फेडरेशन इस प्रोजेक्ट के थ्रू फायदा ये पहुंचा रही है कि सिंध का जो रीजन है इंडस डेल्टा, जो कि ठट्टा के इलाके से कनेक्ट होता है, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अब तक नजरअंदाज होता आ रहा है, वो मजीद तबाही का शिकार है। दोस्तों, अब जहाँ तक इंडस डेल्टा की बात है तो वहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह है कि ज़मीनें सारी बंजर हो चुकी हैं और वहाँ के लोग जिनका मुआशी जरिया एग्रीकल्चर है वो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अब जैसे कि देखा जाए कि उनके पास खाने का बुनियादी सहारा मछली है और वो भी इंडस डेल्टा में पानी की कमी की वजह से उन्हें समंदर का रुख करना पड़ता है। साथ ही साथ पीने के लिए साफ पानी मुयसर नहीं है और लोग सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। अब अगर वाटर स्पीशीज की बात की जाए तो बहुत सारी स्पीशीज पानी की कमी की वजह से धीरे धीरे अपना नस्ल खो रही है, जैसे कि इंडस डॉल्फिन जिसे नेशनल मैमल का स्टेटस हासिल है, और सिंध की मशहूर मछली जो कि पल्ला के नाम से जानी जाती है, उस पे भी पानी की कमी का बहुत बड़ा असर हो रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पे नतीजा ये निकलने वाला है कि फेडरेशन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पे एक खित्ते को जो पहले ही क्रिटिकल कंडीशन में है उसको समाजी और मुआशी लिहाज से निढाल कर रही है। इस सब के नतीजे में आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बंजर जमीनें आपको खाली ठट्टा के रीजन में नहीं मिलेंगी, बल्कि वो आपको हैदराबाद के रीजन तक नजर आएंगी और आप मीठे पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि दरिया अपने फ्लो से समंदर और दरिया के पानी के दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट करता है। और अब यहाँ पे देखें कि मैंग्रोव्स जो कि समंदर और दरिया के दरमियान बाउंड्री लाइन का काम करते हैं, उनकी तादाद आजकल आपको कम नजर आ रही होगी, क्योंकि इंडस डेल्टा में पानी की कमी की वजह से उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। दोस्तों, जहां तक दरियाए सिंध की बात है तो ये पूरे खित्ते के लिए फकत एक पानी का जरिया नहीं बल्कि एक शख्सी और तारीखी हैसियत रखता है। सो दोस्तों, ये था इस अमेंडमेंट का एक ब्रीफ एनालिसिस। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट इस पूरे मामले को किस तरह डील करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।